जय हिंद दोस्तों। बायोलॉजी क्लास 10th लेसन 3 का भाग 2 भाग 1 हम लोग पढ़ लिए हैं लोग। मैं शशि कुमार, परिवहन चैप्टर है दोस्तों लेसन 3 का, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, लास्ट टॉपिक था कि स्थानांतरण के बारे में, है ना। और आज हम लोग पढ़ेंगे वाष्पोत्सर्जन के बारे में। क्या पढ़ेंगे? वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो ध्यान रहे दोस्तों, कलम कॉपी लेकर ही बैठे और रेगुलर पढ़ाई करते रहें। प्लीज़ मम्मी पापा का धोखा ना दे, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई करें, रेगुलर फेयर करें, रेगुलर रिवीजन करें और मैथ हो या साइंस हो सब लेकर चले, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, वाष्पोत्सर्जन के बारे में। तो वाष्पोत्सर्जन का इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन, ठीक है ना। ट्रांसपीरेशन में देखिएगा क्या है, नाम है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि पत्ता में सर सुबह सुबह जो पत्ता में पानी आता है ना, पानी वह वाष्प बन के क्या होता है, उड़ जाता है। देखिए तो लिखा है कि पौधों के वायवीय भाग से, यानी बाहर वाला भाग से, जल का रंध्रों द्वारा, रंध्र मतलब होता है स्टोमेटा, यानी पत्ता के बीचों बीच कहते हैं, वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर जल को छोड़ता है, यानी निष्कासन करता है, ठीक है। फिर देखिएगा, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में, ठीक है ना, पानी उड़ जाना, यानी कि वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। जैसे मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर आप लोग का जल का क्या करता है, निष्कासन करता है। यही तुम्हारा आपका पत्ता है और बीच में जो सर रही है यही आपका स्टोमेटा है ना, स्टोमाटा, इसको स्टोमाटा कहते हैं, जिसको रंध्र कहते हैं, ठीक है ना। वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक दोस्तों, एक दिशीय। अब एक दिशीय का मतलब समझिएगा कि जड़ से लेकर पत्ती तक, जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर गति करता है, जड़ से लेकर ऊपरी भागों तक गति करता है। क्या गति करता है? तो यहाँ लिखा है जल तथा खनिज, है ना। जड़ से लेकर, ठीक है, जड़ से यहाँ लिखा है ना, जड़ से पौधों की ऊपरी भाग तक, जड़ से या जड़ हो गया, पौधों के ऊपरी भाग तक, ठीक है, ऊपरी भाग तक, ऊपरी भागों की ओर गति करता है। ऊपरी भागों की ओर क्या करता है? गति करता है। तो वही आप लोग का क्या कहलाता है? एक दिशीय कहलाता है। तो क्या गति करता है? तो जल और खनिज। तो बोलिएगा क्या आप लोग कि पौधों में जल एवं खनिज, ठीक है, जल एवं खनिज के परिवहन तंत्र होता है, जो जड़ से लेकर पौधों तक ऊपरी गति करता है, ऊपर की ओर गति करता है। जड़ से पौधों को ऊपरी की ओर गति करता है, और सर क्या कहलाता है? एक दिशीय। देखिए निशान ऊपर की ओर दे दिए हैं, ठीक है ना। कोई पूछेगा जड़ से लेकर पौधा जो होता है ऊपर की ओर गति करता है, वो क्या करता था? बोले जल और खनिज, ठीक है। उसे हम लोग एक दिशीय कहते हैं। द्विदिशीय सर उसी तरह, पौधों में जल पत्तियों से नीचे की ओर आता है। पौधों से क्या आता है सर? जल कहाँ आता है? नीचे की ओर आता है। देखिए जल पत्तियों से नीचे की ओर संचयन होती है, उसे द्विदिशीय कहते हैं। देखिए निशान आपका नीचे की ओर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विदिशीय। नेक्स्ट है कि खनिज लवणों का अवशोषण कैसे करते हैं। जो खनिज है वह लवणों का अवशोषण कैसे करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ है क्या कि खनिज के जल में अनेक लवण घुले रहते हैं। तो जल के खनिज में क्या होते हैं सर? अनेक लवण घुले रहते हैं। जैसे पानी में नमक चीनी वगैरह घुला रहता है, उसी तरह आपका जल में अनेक लवण घुले रहते हैं। यह परासरण का मतलब होता है क्या कि, है ना, धीरे 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 धीरे, है ना, मतलब कि प्रवाह करता है। तो जल में अनेक लवण घुले रहते हैं। परासरण द्वारा मूल रोम केवल जल का अवशोषण करता है। यह मूल रोम किसका अवशोषण करता है सर? जल का अवशोषण करता है। मूल रोम क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। आप पूछिएगा मूल रोम क्या है, तो देखिए यह आपका जड़ हो गया, तो जड़ के जो निकला रहता है ना टहनी जैसा था नीचे नीचे, वही आपका मूल रोम है। तो कोई पूछेगा कि सर मूल रोम का काम क्या है, तो कहिएगा जल का अवशोषण। मूल रोम का क्या काम है? तो जल का अवशोषण करना, ठीक है। परंतु खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। अब कोई पूछेगा कि खनिज का अवशोषण कौन करता है, तो कहिएगा आयन। क्या करता है? आयन। याद रहेगा, मूल रोम का अवशोषण कौन करता है? जल। और खनिज का क्या करता है? आयन, ठीक है ना। इस प्रकार खनिज लवणों का अवशोषण होता है, ठीक है। फिर से सुनिए, खनिज के जल में अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं, ठीक है ना। जल में क्या होते हैं? अनेक प्रकार के लवण घुले होते हैं। और मूल रोम जल का अवशोषण करता है, और खनिज क्या करता है? आयन का रूप में होता है। देखिए खनिज लवणों का अवशोषण आयन के रूप में होता है। इस प्रकार खनिज को लवण को अवशोषण करता है। इस प्रकार खनिज लवण क्या करता है? अवशोषण करता है। अब आएंगे जंतुओं में परिवहन। तो याद रखिएगा, जंतुओं में परिवहन को बोलिएगा कि उच्च श्रेणी के जंतुओं में
एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का परिवहन होता है। मुंह में जो भी सर खाना खाता है जंतु, तो उसका आहार नल याद रखिएगा पेट में होता है, तो उसका आहार नल बहुत बड़ा होता है कि नहीं? हम लोग का आहार नल देखिए ना, मुंह से एक यही तक है कि नहीं है? छोटा आहार नल है, तो यहाँ पर ना भोजन पचता है क्लियर पेट में ना, तो सबका पेट कहाँ है? बहुत दूर तक है। देखिएगा एकदम मुंह से खाएगा, बड़ा सा पेट यहाँ पर होता है, तो सबका आहार नल बड़ा होता है, हम लोग का आहार नल छोटा होता है। इसीलिए बोला गया कि जंतु जो होता है वो उच्च श्रेणी के होते हैं। तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है। एक विशेष प्रकार का क्या होता है? परिवहन तंत्र होता है, जो ऑक्सीजन और CO2 पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, उसे जंतुओं का परिवहन बनी रहती है। जंतुओं क्या होती है? परिवहन। वो सबको वह चिमकिल भी देते हो तो चिमकिल भी खाई जाए, उसकी पचाने की क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, तो वह जंतु कुछ भी सर पचा सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे ये जंतु क्या है सर? उच्च श्रेणी के हैं, उस श्रेणी में आते हैं। उसमें एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है, उसमें ऑक्सीजन और CO2 पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों का अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, है ना, उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं। ठीक है, एक भाग से क्या करते हैं? दूसरे भाग में ले जाते हैं, तब उससे जंतुओं में परिवहन बनी रहती है ना। परिवहन क्या होती है? बनी रहती है। आप सुनेंगे ऑक्सीजन का वाहक, तो Hb मतलब आप समझ ही गए कि Hb क्या है? नहीं समझ गए तो समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन है। तो सर हीमोग्लोबिन के एक अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु से संयोजन की होती है, संयोजन होती है, उसे क्या कहते हैं सर? उस गुण को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। याद रहेगा, हीमोग्लोबिन के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु। ठीक है, हीमोग्लोबिन के एक अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु संयोग, है ना, संयोजन की होती है, संयोजन होती है। इसी गुण के कारण इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। तो सर ई वाला आप लोग का जितना नीचे देख रहे हो सब ये मूल रोम है, ऊपर की ओर जा रहा है। क्या जा रहा है सर? ऊपर की ओर पानी की ओर जाएगा तो उसको एक दिशीय कहेंगे, और ऊपर नीचे दोनों की ओर आएगा, है ना, तो उसे द्विदिशीय कहेंगे। ठीक है, फिर से चलेंगे सर। वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो बोलिएगा कि वाष्प रूप में निष्कासन की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्प रूप में निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। किसका निष्कासन करेगा? पौधों का, है ना, जल का रंध्रों द्वारा। सुबह सुबह पत्तियों पर पानी आ जाता है ना, उसी को। तो याद रखिएगा, बोल दीजिएगा मकई का पौधा प्रतिदिन 3 से 4 लीटर आपका जल का निष्कासन करता है। और एक दिशा के क्या बताइएगा कि जड़ से पौधों की ऊपरी भागों की ओर, जड़ से लेकर पौधे के ऊपरी भागों की ओर गति करता है। तो क्या गति करता है? तो जल और खनिज का गति करता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे सर? एक दिशीय, ऊपर की ओर। ठीक है, द्विदिशीय बोलिएगा पौधों से जल, है ना, पौधों से जल पत्तियों से नीचे की ओर सर, नीचे की ओर संचयन होती है, उसे द्विदिशीय कहेंगे। खनिज लवणों का अवशोषण कैसे करते हैं? तो बताइएगा कि आप लोग कि मूल रोम जल का अवशोषण करता है। मूल रोम किसका अवशोषण करता है? जल का। खनिज किसका करता है? आयन का। इस प्रकार खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, अच्छा अब आइएगा जंतुओं में परिवहन। तो ये उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं, इसमें एक विशेष प्रकार के तंत्र होते हैं। ये उच्च श्रेणी के, इसमें विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, CO2 पोषक तत्व, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थ, है ना, उत्सर्जित पदार्थ अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाते हैं। इसी प्रकार जंतुओं का परिवहन बनी रहती है। ऑक्सीजन का वाहक क्या बोलिएगा? हीमोग्लोबिन के एक अणु, ऑक्सीजन के 4 अणु आपस में संयोग करते हैं, तब ऑक्सीजन का वाहक होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मम्मी पापा का धोखा ना दे सर, रेगुलर पढ़े, रेगुलर रिवीजन करें, तभी आपका मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर आएगा सर, है ना। 480 प्लस लाओगे, ये विश्वास रखिएगा। जितना रगड़िएगा उतना ही अच्छा आएगा, जितना आप लोग अभी कष्ट होगा उतना ही अच्छा चमकिएगा। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि सर रेगुलर रिवीजन कीजिए और रेगुलर याद कीजिए, और कभी भी सर समय का मूल्य समझिए। ठीक है, तब तक के लिए सर जय हिंद। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।